इसको इसलिए आया तो ये 60 करेगा वन। तो हाय गाइस, फिर से वीडियो रीटेक है, ये दूसरा वीडियो है। तो आज हम लोग ये वाले बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका नाम है तुम्हारी क्या औकात है, पीयूष मिश्रा। और इस बुक को मैंने बहुत महीने पढ़ा है, कम से कम 2 महीने में ख़त्म किया हूँ इस वाले बुक को। और ये जो राइटर है, जो पीयूष मिश्रा है, इन्होंने आरंभ पे प्रचंड, बहुत ही फेमस गाना है, वो लिखा है और उसको गाया भी है। तो जो बात बताना चाहता हूँ वो अब बताता हूँ। ये वीडियो का पर्पस तो मुझको पहली बात तो समझ में नहीं आया क्यों मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में जो आया मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ। बस आई फील दैट लाइफ इज़ एब्सर्ड। और अगर लाइफ एब्सर्ड है तो चिंता किसी बात का नहीं करना है। जो करने का मन है वो करो, उछल कूद करने का मन है करो, शांत रहने का मन है रहो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। कोई भी ऊपर आदमी बैठा नहीं है जो तुमको देख रहा है। ऐसा भी हो सकता है और कोई आदमी बैठा हो वो भी देख रहा हो पर तुम्हें नहीं पता हो, क्योंकि तुम्हारे जो सेंसेस है वो तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड है और जो तुम्हारा ब्रेन परसीव करता है वो तुम करते हो परसीव। छोड़ छोड़ हटा इस बात। किसी दिन कांटियन फिलोसफी पे बहुत ही अच्छे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कांटियन फिलोसफी, अभी उसका जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है वो अभी मंगाया हूँ। उसका 2-3 वीडियो देख लिया हूँ पर अभी मुझे नहीं पता है कि नॉमिना और फिनोमिना और वो जो भी वो करता है वो क्या होता है। उसका फिलॉसफी पूरा ट्रांसीडेंटल है। तो आज हम लोग ये बुक का रिव्यू करेंगे। टिफ़िन में क्या है इसका नाम बता, साबूदाना खाते खाते। सो जिन लोगों को नहीं पता है पहले बता देता हूँ कि मैं ये बुक का रिव्यू कैसे करने वाला हूँ। ये बुक का रिव्यू मैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से करने वाला हूँ। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट चलता है मटेरियल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे, वो पूरा फिलॉसफी चलता है। मतलब सिंथेसिस एक होता है, उसके लिए थेसिस होता है, फिर एंटीथीसिस होता है, फिर उसका थीसिस आता है, फिर उसका एंटीथीसिस आता है। और ये जो पूरा सर्कल एक कंप्लीट करके जो सर्कल में पॉइंट आता है उसको कहते हैं सिंथेसिस। पर उसका भी फिर एंटीथीसिस आ जाता है क्योंकि वो फिर से एक थीसिस में ही कन्वर्ट होता है। कोई और आदमी का वीडियो देख लेना, मैं नीचे लिंक नीचे डाल दूँगा। अब इसको करते हैं, चलो। तो देखो ये वाला बुक बहुत आई कैन से वर्थ इट है अगर तुम मेरे एज के हो तो। क्योंकि इस बुक में तुमको लगेगा कि हाँ, एक आदमी का पूरा ज़िंदगी कैसे चलता है जो मेरी ही तरह खाली धूम चाकड़ी मचाने वाला हो, मतलब बकचोदी जो होता है वर्ड वो करने वाला हो। तो ये तुम्हारी क्या औकात है पीयूष मिश्रा ये खुद को बताना चाह रहा है कि मैंने क्या किया ज़िंदगी भर में, क्योंकि इसको खुद बिलीव नहीं है कि इसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कर लिया है जिसको करना चाहिए था। इसीलिए कि इसने अपने पहले पेज पे लिखा है समझदार तो फंसा रहा, ये सोच क्या है क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर तिनका। फिर बाद किसी ने बतलाया वो मूर्ख भैया मालूम है जो कर गुजरे हो, सच्ची बोलूँ तो वो साला नामुमकिन था। सॉरी, ये बुक बहुत अच्छा है, यही बोलूँगा। पर देखिए अब थोड़ा डीप जाता है, थोड़ा गहराई तो पसंद है, ऐसा नहीं गहराई। पहले एक सिप ले लेते हैं। इस वीडियो से मैं ना ही आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, नहीं मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ये वीडियो का पर्पस मुझे अभी तक नहीं पता चला, पर मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपना मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए। तो ये
ये ऑथर जो है, इससे मैंने 2 चीज़ें बहुत अच्छी से सीखी हैं। एक तो ये करना, ये जो करते हैं ऐसे ऐसे अपना मूंछ को सुराता है, आई थिंक वो मैंने इससे सीखा है। और दूसरा सीखा क्या, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में आते ही गया और तब हो गया। और दूसरा ये जो पी रहे हैं, वो जो भी पी रहे होंगे, अगर आप लोग को दिख रहा है तो वो, तब देखते हैं कैसे है बुक। इसके हर एक चैप्टर पे मैं बात करूँगा। ये बुक चालू करते हैं आत्मकथा इनकी उपन्यास के रूप में, क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता है। तो पहला डर, चैप्टर का नाम है पहला। डर बहुत कुत्ती चीज़ होती है, क्योंकि वो कुत्ता चीज़ नहीं हो सकती है। डर बड़ा भभक के आता है, उबाल के आता है, बिफर के आता है, लेकिन वो आता है, क्योंकि उसको आने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता है। डर खूंखार होता है, खतरनाक होता है, खबरदार होता है और कभी कभी मज़ेदार भी होता है, क्योंकि आने के पहले वो खुरजी गुदगुदी का एहसास करा जाता है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि डर वैसे ये है। इन्होंने मंडी हाउस जो है दिल्ली में, उसमें बहुत काम किया। मंडी हाउस में इन्होंने बहुत सारे अपना एक्ट किया। इनका एक्ट 1 था, बहुत अच्छे चला था, वो मनोज बाजपेयी के साथ में इन्होंने किया था। और एनएसडी में इनका जो मतलब हुआ था, उसके लिए भी पूरा कहानी हुआ था। इनके पापा कुछ इनसे रखते थे, तो इसी वजह से होता ही है। क्योंकि देखो, इसके भी पीछे कुछ साइकोलॉजी होता है, आई थिंक। पापा का जो उम्र होता है वो ऐसे ही जाता रहता है, और जो बेटे का उम्र है वो ऐसे आता रहता है। तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक ही बात का होता है, क्योंकि बच्चा रेबेलियस होता है और बाप रेबेलियस हो के थोड़ा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होते जा रहा होता है। बच्चा जब छोटा रहता है तो बच्चा भी ऑर्थोडॉक्स रहता है, क्योंकि उसको जो उसके पेरेंट्स सिखाते हैं वो उसी को मानता है। और जब उसको पूरी दुनिया परसीव होती है तो वो रेबेलियन की तरफ जाते रहता है, क्योंकि उसको नहीं उसको पता चल जाता है कि दांत जब टूटता है तो कोई चूहा लेके नहीं जाता है, और हम लोग को कोई परी जन्म नहीं देती है उसको, और कोई दूर तारा उसके दादा या परदादा नहीं होता है। वो स्टार होता है जैसे हम लोग का सूरज है, बट वो बहुत दूर है, और उसका जो टैन का वैल्यू होता है वो 90 के करीब होता है, या 90 से भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो इन्फिनिटी या दूर बहुत दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल करता है। और जब उसको ये सब पता चलता है तो उसको लगता है कि मुझे जो बताया गया वो झूठ बताया गया, जिसकी वजह से वो रेबेलियन करना चाहता है। और पापा को पता चल जाता है, पापा भी बच्चे के ही एज का होता है, पर बाप को एक टाइम में पता चलता है कि मैं जो रेबेलियन करूँगा अकेले हो नहीं सकता है, और उसको लगता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फीमेल खोजता है। और ये हम लोग का एवोल्यूशनरी है, कि बायोलॉजिकली है, कि हम लोग को, अगर आप एक हेट्रोसेक्सुअल बीइंग हैं तो आपको एक अपोजिट जेंडर चाहिए होता है, और उसी खोज में रखता है बाप या समाज। और जब मिलता है तो वो 1 मिनट के सुख के लिए, या जो उसके पूरे लाइफ का पर्पस होता है उसके लिए, वो ये सब रेबेलियन छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी लाइफ का पूरा पर्पस ही यही है। जब आदमी ज़्यादा रेबेलियन करने लग जाता है तो एक टाइम में पता चलता है कि कितना वो जो विद्रोही जो बन रहा है उसके पीछे का कोई तर्क नहीं है, वो अतार्किक है। मतलब इलॉजिकल भी नहीं बोल सकते और लॉजिकल भी नहीं बोल सकते, ना ही रैशनल बोल सकते हैं या अनरैशनल बोल सकते हैं। तो वो थोड़ा अरैशनल होता है, अरैशनल, जैसे
अनसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल भी होता है, वैसे ही करके ये भी होता है। इसमें आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, पर बाप वो एक चीज़ के लिए सबको झेलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि बाप खुद अपने बाप को देखता है और हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाप सबसे शक्तिशाली होता है दुनिया में। तो वो अपने बाप के जैसा होने चाहता है, क्योंकि उसको लड़की चाहिए, तो वो अपने बाप के जैसा होने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपने बाप जैसा होता है, और जैसे ही वो अपने बाप जैसा होता है उसे उसके साथ में सब अपना आइडियाज़ भी अपना छोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही रेबेलियस होता है, और उसको भी वो ऑर्थोडॉक्सियन कल्चर के साइड में जाना ही होता है। बट आज का जो जनरेशन है, आज का जो सेंचुरी 21st सेंचुरी है, वो इससे कुछ हट के है, और इसी वजह से लग रहा है कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट इतने दिनों से चला जा रहा है वो कुछ चेंज भी होगा अब। बुक पे जाता है, इनकी एक बहन भी थी जो पिन्नी नाम था इनकी बहन का, और वो बहुत दर्दनाक है कैसे उनका डेथ हुआ, उस पे ये पूरा है। पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। पिन्नी है इनकी बहन थी, जो नहीं रही थी, बचपन में ही उनको भगवान ने बुला लिया होगा। और ये बुक, इसके बाद जो आता है सीन, इनका जो आध्यात्मिक होता है, जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक वो ट्रांसीडेंटल लूसिडिटी होता है, क्योंकि इंसान जब ज़्यादा एंग्सियस होता है और उसके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये जो कंपोनेंट होता है उसका माइंड उससे बचने के लिए थोड़ा ट्रांसीडेंटल लूसिडिटी में चल जाता है, और उस टाइम में कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, जिसकी वजह से इंसान को ऐसा लगता है कि वो टाइम से कट गया है, मतलब उसके जो बॉडी का जो टाइम होता है वो वर्ल्ड के टाइम के साथ में सिंक नहीं कर पाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो ट्रांसीडेंटल स्टेट में चल गया है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसीडेंटल लूसिडिटी भी है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पर ये महामानव से इन्होंने तो बता दिया कि इनको हुआ था, आध्यात्मिक कुछ हुआ होगा, और ठीक है, हुआ था, जिससे इनको लगता है कि उसी वजह से इनके माइंड में इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और इसके भी आगे करते हैं। इनका ये क्या, ये पेज नंबर 59 पे पहला मन। तो ये क्या होता है कि ये थोड़े छोटे क्लास में होते हैं, और मतलब छोटे क्या 10th में होंगे, और मिस जिंजर जो बच्चों को पढ़ाती थी, 1-2 के बच्चों को पढ़ाती थी, वो भी आई थिंक इन्हीं की एज ही होंगी, मतलब इनसे 10 साल या 5 साल ज़्यादा होंगे। वो और ये मिलके कुछ ये गाना बजाने का काम इनको अच्छा से आता था, तो वही ये लोग करते थे। तो वो उसी में हुआ कि वो जब बोलती थी तो ये हंसते थे, और बोलती थी आर यू ब्लशिंग, तो ये और भी खिलखिला के हंसते थे, और फिर वो भी हंसती थी, और इसी के बीच में जो वो हुआ। पर जो सबसे इसका दर्दनाक मोड़ है कि लास्ट में ये जब हुआ कि मिस जिंजर केरला चली गई, ये बहुत ही दर्दनाक पार्ट है इसका।
और पता नहीं कि ये आप जब ये वाला पढ़िएगा तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, पर केदारनाथ अग्रवाल का जो कविता कम वो क्या बोलते हैं, पद्य गद्य जो होता है वो बहुत अच्छा है कि उसने कहा मैं जा रही हूँ और मैंने उसको जाने दिया, तब मुझे जाके पता चला कि जाना हिंदी की सबसे दर्दनाक और ख़तरनाक क्रिया है। तो ये आपको इसी चैप्टर में मालूम चलेगा कि कैसे दर्दनाक क्रिया है। फिर इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलती है। अच्छी क्या, इनका स्कूल चेंज होता है और इनका बहुत सारा दोस्त बनता है। इसमें एक मराठे नाम का दोस्त होता है इनका, वो भी अच्छा होता है। फिर ये लोग कुछ नाटक उटक करते हैं। फिर दूसरी जो आती हैं इनके लाइफ में, संगिनी नाम की, उनसे इनका बात होता है। और क्यों प्रणय का हो निवेदन या निमंत्रण तिर से भेदन, क्यों रहे आवेग देह में, क्यों रहे यह देह नेह में, मुख बैठे दो ही प्राणी, न हो स्मरण क्या है वाणी, प्रेम ही बस हो निरंतर, काल न बन पाए अंतर, स्वर्ग ही तो है छिपा इस अनकहे आभास में, हो प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में। ये सब अच्छा है। फिर बदनामी भी हो गई कि ऐसा है वैसा है। फिर इनके घर में भी बात हो गई कि कोई है लड़की। फिर और भी हुआ, पर वो भी वो भी लड़की का था कि वो लड़की जो थी उसका जो वही जो वाइट नाइट्स वाला कहानी था कि वो लड़की का जो लवर था वो, मुझे वो क्या बोलते हैं, एक फिलोसफर है, when his last lover seen him he was very shocked। तो उसका याद आ रहा है। फिलोसफर है बहुत बढ़िया, अभी जी जिंदा है। उसका तो लगता है कि उसका नाक ही बहता रहता है दिन भर, जब भी ऐसे करते हैं when his last lover has seen him वो मतलब अच्छा लगता है। फिर इसका जो लवर होता है वो बात करना छोड़ देता है। फिर ये भी दिल्ली चला जाता है जहाँ पे वो लवर रहता है। और आई थिंक इस टाइम तक वो कहीं पे रहता है, भोपाल में रहता है, भोपाल या इंदौर, वही मध्य प्रदेश का कोई इलाका है, उसी में रहता है। फिर ये भी NSD में इसका सिलेक्शन होता है और ये फिर चल जाता है दिल्ली। फिर दिल्ली में ये समझाते हैं कि कौन कौन सा रूम होता है। और फिर जो चाय की टपरी होती है उसका, कि चाय टपरी पे एक चाय खरीद के सब लड़के बैठ के शेक्सपियर पे 2-3 घंटे टॉक करते थे, जिसकी वजह से वो चाय वाली की जो टपरी थी या जो दुकान था वो चलता नहीं था। तो उन्होंने इनको भगाना चालू कर दिया। और भगाना चालू कर दिया तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि सारे लड़के जाएंगे और कुछ भुंजिया मंगाएंगे वहाँ पे और बैठेंगे और एक एक भुंजिया का दाना खाते जाएंगे। और उसी बीच में कुछ हुआ कि मार हो गया। फिर रॉबर्ट डे नीरो एक बहुत ही अच्छे आई थिंक डायरेक्टर हैं या कुछ हैं फिल्मी इंडस्ट्री में, उनसे इनका जो एक्टर हैं, तो उनसे जब इनका मुलाकात हुई, मतलब फिल्म में जब इन्होंने देखा तो इनको लगा कि ये सच में ऐसे ही करते हैं। तो इनको बहुत ही हुआ कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। तो ये देखते रहे। फिर एक बार कुछ पार्टी हुआ था और पार्टी में जब ये गए तो इनको पिला दिया पहली बार। और सब सांबर पर सन्नाटा ये भी इनका चलता रहा। फिर इनके घर पे भी इनकी बहन थी, बहुत सारे लोग थे। ये फिर घर आए तो बहुत कुछ हुआ ग्वालियर में, हाँ ग्वालियर में संगिनी। तो ये फिर संगिनी से जब ये बात करने के लिए गए तो पता चला कि संगिनी का कुछ खबर नहीं है, क्योंकि उसका जो वन हिस्लास लवर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो पता नहीं कहाँ चली गया। तो ये फिर से संगिनी को छोड़, जब ये फ़ोन नहीं आया तो ये चल गए दिल्ली उसको ढूंढने। और जब ढूंढ के मिला तो बात उत किया। और फिर बाद में संगिनी ने ही बोला कि अब से मुझसे बात मत करना, मैं अपना एक मतलब वो छोड़ के तो चली गई और एक
लड़की को बता दिया कि नंबर वंबर मत देना, कुछ अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो तभी जाके बात करना, और छोड़ दो अभी के लिए। तो वही लास्ट में लिखती हैं कि कभी मैं ही तकल्लुफ़ करूँगी तुमसे, अगर वो वक्त आया तो मैं पूरी तरह से अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को दफन करके जा रही हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं कि याद बहुत आओगे तुम, विश्वास के बाद ज़िंदगी में आने वाले तुम दूसरे मर्द। मतलब ये क्या होता है भाई? गुनाहों के देवता वाला मर्द, ये क्या होता है? मुझे आज तक समझ में नहीं है कि why we humans combine the evolutionary biological thing with compassion and kindness, कि हमको पता है कि दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। और ये है कि कोई भी सिविलाइजेशन का पहला जो स्टेप होता है वो काइंडनेस और कंपैशन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोलॉजिकल नीड्स और कंपैशन और काइंडनेस को साथ में मिलाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है और दूसरा बहुत ही एब्सर्ड चीज़ है। और जब आप दोनों को मिलाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक डिल्यूशन में, एक बहुत ही अच्छा आपका ज़िंदगी चलता है, पर वो असल में होता नहीं है। इट्स जस्ट अ डिल्यूशन। पर अगर आपको रहना है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि द आइडिया ऑफ लविंग और जो भी ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन का होता है वो गलत है, पर इन अ सेंस एब्सर्ड है, क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज़ में मान रहे हो जिसका कोई भी अननेचुरल प्रेजेंट, कोई भी उसका नेचुरल एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। फिर ये बहुत ही पीते हैं और फिर पी पी के ये प्ले करते हैं, पीते हैं, स्टेज पे जाते हैं, करते हैं, बहुत मस्त करते हैं और सोता है। फिर इनकी बहन का शादी होता है पर इनको पता नहीं होता है, तो वही था। और फिर अंक एक जो मैंने बोला था वही इनका चलता रहा प्ले। वही में उनको उनका दोस्त मिला जो इनको कम्युनिस्ट बनाने के लिए लेके गया, और मतलब बन ही गए। फिर इनके जो सर थे उनका देहांत हो गया था। सर इनका देहांत, सर का मतलब आपको पता ही है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिताजी को पिता बोलना छोड़ के सर बोलना चालू कर दिया था। फिर वही दारू पीते रहे और फिर बच्चा होने लगा। फिर जो इनके जो बेटे थे आई थिंक उनका बात हुआ है। फिर वही चलता गया। फिर हेमलेट बॉम्बे में, फिर ये बॉम्बे गए और एक मोटा मोटा डायरेक्टर इनको मिला जो वो भगत सिंह का इनसे स्क्रिप्ट लिखाया, और इनको स्क्रिप्ट लिखाने के बाद इनको पैसा भी दिया, रहने का जगह भी दिया, और इन्होंने वो पैसा दिल्ली भी भेज दिया। पर वो जो मोटा डायरेक्टर था उसने क्या किया कि इनका क्रेडिट में से नाम काट लिया, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही हंगामा और उधम चौकड़ी मचाई, जिसकी वजह से कुछ इनको मिल गया वहाँ पे डायलॉग राइटर का या कुछ मिल गया। पर इन्होंने आई थिंक पूरा स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखा था, और इसके बीच में इन्होंने भगत सिंह को पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और भगत सिंह के आइडियोलॉजी से बात की, तो उनके भी बारे में ये बोले। और फिर ये पहले कम्युनिस्ट थे, पर कम्युनिस्ट से आज हटते हटते ये पता नहीं क्या बन गया। अब तो मतलब सरकार हो या कुछ की देखते हुए, कंटेम्प्ररी लीडर्स को देखते हुए वही फासिस्ट गवर्नमेंट के साइड में जाना। पर मुझे लग रहा है कि इनमें अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी बची होगी, तो ये आज भी मतलब कम्युनिस्ट लाइक आइडियोलॉजी इनके अंदर है, लेफ़्ट का भावना अभी तक है। पर मैं उस आदमी को रैशनल समझता हूँ जो ना ही लेफ़्ट का होता है और ना ही राइट का। फिर इनके दोस्त मिले अनिकेत कश्यप, पता ही होगा आपको कौन है। और फिर इन्होंने गुलाल का शूटिंग बीच में ही रोकना पड़ गया था क्योंकि पैसा की कमी आ गई थी।
तो उसके बाद 1-2 साल के बाद आई थिंक इन्होंने फिर से गुलाल किया था। उसके बीच में एक फिल्म किया था, एक दिन मकबूल था या क्या था, मकबूल था या क्या था, ब्लैक फ्राइडे था आई थिंक, ब्लैक फ्राइडे था। फिर इसके बाद में मैकबेथ का जो हिंदी वर्सन है मकबूल, जिसमें और इरफान है, उन्होंने भी इसमें काम किया है। और इरफान आई थिंक इन्हीं के सीनियर या जूनियर थे कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। और बहुत हो गया, फिर वही दारू चलता गया। फिर इनका आई थिंक दूसरा बेटा हुआ था जय नाम का, जिन पे इन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा ये पूरा, पर 1 साल हो गया पढ़ा हुआ, तो सोचा कि आज कुछ इसी पे लिखूँ। तो दूसरा फरिश्ता इन्होंने इन्हीं के ऊपर लिखा है, आई थिंक इनकी कोई सन या डॉटर ही होंगे। तो वही चलते चलते आखिर में आज इन्होंने फिर असली नाम जो है वो बताया है कि कौन कौन दोस्त की ये आज भी बहुत ही सुख गुजार हैं, और इनके जो फ्रेंड हैं वो, और जो राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर इनके घनिष्ठ मित्र हैं। और अंत में वही कि आज भी कौन कौन है, कैसी बात है, इस पर के आज इन्होंने ख़त्म किया। और लास्ट में लिखा कि अच्छा लिखते हैं। और जब ये बचपन में थे तो आई थिंक उसी टाइम में इन्होंने, जब ये पूरा बुक पढ़ते थे, वो कॉमिक बुक जो होता है बचपन में पढ़ते हैं, जो चिल्ड्रन के जो आता है, उसके बाद इन्होंने अपने भगवत गीता और वो सब भी पढ़ाना चालू कर दिया था। तो इनमें थोड़ा फिलोसफर का टेंडेंसी हुआ था। तो जीवन के उस स्वर्ण प्राप्त में मुक्त हृदय निर्द्वंद भाव से दीक्षा ली थी, पद यात्रा की, सतत तीर्थ यात्रा करने की। जीवन की संध्या में पहुंचा, मन मेरा ये भूल न जाए, दीक्षा के उस मूल मंत्र को, तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही, इसी तीर्थ पथ पर ही है चलना, इष्ट यही गंतव्य है। इसका मतलब मैं आज भी डिकोड कर रहा हूँ कि इन्होंने जो इतना बड़ा लिखा और उसके पीछे ये किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे पता है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी तक अच्छे से नहीं पता है। फिर ये मैंने जब ये बुक पढ़ा था उसी दिन ये वाला लिखा था, तो देखते हैं क्या लिखा था। देखो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ना ही चाहिए, सब ये सब तो होता ही। कैसे कैसे रखूँ, तो बुक रिव्यू है 7:41 20 नवंबर 2024 इन बस फर्स्ट सीट अपर कोच विंटर आर्क स्टार्टिंग। माफ़ करना, मेरी हिंदी व लेखनी कुछ ठीक नहीं है। ये किताब मैंने पीयूष मिश्रा के लंदन टॉप इंटरव्यू के बाद खरीदने को सोची। मुझे पहले पहले किसी पर we can act this as something mature, इसको दिलाया था। इस बुक का सार स्वीकार करने की भावना है। यादें मेरे जीवन का एक हिस्सा थी। ये बात मैं जितनी जल्द समझ जाऊं उतना अच्छा है। अब माता पिता और खुद के साथ ज़्यादा रहूँगा। अब मुझे भी अकेलापन का अभिप्राय नहीं वरदान मानना है, पर मैं न ही आशीर्वाद हूँ, आशावादी हूँ और न ही निराशावादी। इसलिए अब जो भी करूँगा वर्तमान में रहकर करूँगा। पर्यटर, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, ये सब एक
एक न एक दिन तो कम वक्त ख़त्म हो ही जाएगा। 4-5 महीने में से मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब लग रहा है कि वो अब नहीं है तो नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। जीवन में पहले भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, आ चुके हैं, अब ये होता रहेगा। अमन साले, किस किसी किसी के लिए, किस किस के लिए डरेगा बे, जिंदगी जी ले। क्या लिखा हो यार। आई डोंट थिंक कि इतना बढ़िया मैं लिख सकता हूँ, ये पक्का किसी से चोरी किया होगा। जब आप किसी चीज फंबल 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 ज जब आप किसी जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ऐसे राइटर्स का ही बात बोल लो तो राइटर्स जो है वो जब कुछ चीज़ आई थिंक अपना कृत्य लिखते होंगे तब उनको नहीं लगता हो कि अरे मैंने तो बहुत डीप बात लिख दी, पर जब बाद में पढ़ते हैं तो लगता है ब्रो, लगता है थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। थोड़ा खुशी भी होता है कि मैंने लिखा है और थोड़ा दुख भी होता है कि मैंने क्यों लिखा। तो वही हो रहा है, वही बात है कि लिव इन प्रेजेंट। पास्ट में और फ्यूचर में जीने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही जल्दी मैं और भी बुक्स का ऐसे ही लाते रहूँगा। ये आपने देखा इसके लिए थैंक यू। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ काम किया, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क भी काम के आड़े आता रहा।